आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अपना जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 इन द ऑनलाइन फील्ड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 इन साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ऑनलाइन फील्ड में। हमारे चैप्टर 1 का जो नाम है, ठीक है, वो क्या है? लाइफ प्रोसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इस पे जानते हैं। ये जो लाइफ प्रोसेस है, जो शब्द है, इसी में इसका मीनिंग छुपा होता है। आप सब जानते होंगे लाइफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। एंड प्रोसेस, प्रक्रिया। लाइफ प्रोसेस का मतलब आपको जीवन जीने के लिए जो जो प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं वही लाइफ प्रोसेस में आती है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होगा? ऑल द प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? वो सारी प्रक्रियाएं जो एक जीव जंतु करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए इस धरती पर। ऑल द प्रोसेस परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन, टू मेंटेन देयर लाइफ, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पे, इस धरती पे अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए जो भी जीव जंतु जो जो प्रक्रियाएं करती है वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जीव जंतु है तो उसको इस धरती पर अगर जिंदा रहना है तो उसको खाना खाना पड़ेगा। दैट मीन्स उसको न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन क्या हो जाता है? हमारा लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब अ होलसम ऑफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस अकेला कोई प्रोसेस नहीं है, उसके अंदर और सारे प्रोसेस आ जाते हैं। हमारा जो पहला प्रोसेस होता है लाइफ प्रोसेस के अंदर वो होता है न्यूट्रिशन। अब उस खाना, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? खाना खाना। ठीक है, खाने को प्राप्त करना, ऑब्टेन करना फूड, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। लेकिन खाना को प्राप्त करना और उससे एनर्जी प्राप्त करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप खाना प्राप्त कर लेंगे लेकिन उससे एनर्जी लेने के लिए आपको डाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब कि लाइफ प्रोसेस में आपका दूसरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन और डाइजेशन दो शब्द होते हैं जो साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब जो खाना आपने खाया, और डाइजेशन मतलब उसको पचाया। अब पचाने के बाद उससे एनर्जी रिलीज करना पड़ता है। तो अब तीसरा स्टेप जो होता है रिस्पायरेशन। क्या होता है? रिस्पायरेशन। अब जो पचा हुआ खाना आपके शरीर में आ गया उसको ब्रेक डाउन करके, उसे ब्रेक डाउन करके आप उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में उसको आप बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। एंड मीन्स द सेकेंड प्रोसेस इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक एक करके उस पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? वो सारे प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। अब हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। वाट वाट डू आई अंडरस्टैंड, वाट डू आई अंडरस्टैंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स अगर आपको लाइफ प्रोसेस पढ़नी है तो आपको उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना होगा। अगर आपको लाइफ प्रोसेस पढ़नी है तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आता है। तो आपको ये पहचानने आना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टर्स होती है, हम कैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टर्स होती हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो होता है ग्रोथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर ग्रोथ होगी ही होगी। ग्रोथ कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपका हाइट बढ़ जाना। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन ऐसे होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, जो नाटे होते हैं, बौने होते हैं, डॉग होते हैं। तो क्या उनके अंदर ग्रोथ होती है? हाँ होती है। ग्रोथ क्यों नहीं होगी? ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ मास एंड सेल नंबर। ग्रोथ कहने का मतलब होता है इंक्रीज इन सेल नंबर, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाना, सेल के नंबर बढ़ जाना, और इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन बॉडी मास, शरीर की वजन बढ़ जाना। ये दो कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ की। मतलब ग्रोथ की दो परिभाषा है। अगर किसी जीव जंतु के अंदर उसके कोशिकाएं में संख्या का वृद्धि हो गया, उसके सेल्स के नंबर में इंक्रीजमेंट हो गए, तो उसे ग्रोथ कहेंगे। या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जो मास है, उसका जो वेट है बॉडी का, वो बढ़ जाए तो वो क्या होगा? ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और लिविंग थिंग्स होते हैं दोनों में ग्रोथ होती है। अब ये क्या बोल रहे सर आप? जी हाँ, हम एकदम सही बोल रहे हैं।
जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और लिविंग थिंग्स होती हैं उन दोनों के अंदर ग्रोथ देखने की मिलती है। लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर अंदरूनी ग्रोथ होती है, अंदर से ग्रोथ होती है। उनका ग्रोथ कैसा होता है? अंदर से। और नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ कैसा होता है? बाहर से। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि लिविंग थिंग्स क्या होता है? आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आपके हेयर बढ़ रहे हैं, आपका बॉडी इंक्रीज हो रहा है, आपके बॉडी का हाइट बढ़ रहा है, आपके बॉडी का वेट बढ़ रहा है। ये सब कहाँ से हो रहा है? आप अंदर से। आप जो खाना खा रहे हैं, आप अंदर से एनर्जी गेन कर रहे हैं। और वो जो एनर्जी आपके अंदर है वो क्या कर रहा है? आपके बॉडी में ग्रोथ करा रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक बेंच है, ठीक है, उस बेंच को हम 5 साल के लिए वैसे के वैसे ही छोड़ देते, तो उस बेंच पे क्या होगा? डस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा, डस्ट जमा हो जाएगा। अब उस डस्ट की वजह से क्या होगा? बेंच का कुछ ना कुछ मास बढ़ेगा, कुछ ना कुछ वेट बढ़ेगा। तो हमने तो यही पढ़ा है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन बॉडी मास। ठीक है, तो इंक्रीज इन सेल नंबर तो नहीं हुआ, लेकिन इंक्रीज इन बॉडी मास तो हुआ। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में होता है। तो सर आप हमको वो बताइए जिससे हम लोग ये स्पष्ट रूप से कह सके कि हाँ, लिविंग के अंदर ये चीज होता है, नॉन लिविंग ये चीज नहीं होता है। तो हाँ, तो ग्रोथ 2 तरह का होता है। ग्रोथ कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है इंट्रिंसिक, अंदरूनी। क्या होता है? इंट्रिंसिक। एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो आप ये बोलिएगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। इसका मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द करेक्टर ऑफ, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द करेक्टर ऑफ, इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ में भी कौन सा ग्रोथ? इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर क्या है? इंट्रिंसिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती है। हमेशा जब मिलेगी तो आपको इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, मर जाता है, तो उसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ देखने को मिलती है? डेड या नॉन लिविंग थिंग्स में। कहाँ? नॉन लिविंग थिंग्स में। तो आपका ये एक करेक्टर हो गया। तो इस करेक्टर से आप अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि किसी भी चीज को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे नहीं। दूसरा, अगर कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर लाइफ होनी जरूरी है। शब्द में ही आपका स्पष्ट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीवित जंतु, इनके अंदर जीवन हो। और आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, या फिर क्लास 9 में हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर 2, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आप सब जानते हैं कि जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वो क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है तो वो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अगर किसी कोई भी चीज सेल से बना है, कोई भी चीज सेल से बना है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर जान है, जीवन है, जिंदगी है, क्योंकि सेल ही एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर जीवन को कंटेक्ट करके रख सकता है। अगर मैं आपको एक डिब्बा दे दूं और बोलूं कि लो इसके अंदर जीवन रख लेना, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बस एक ही स्ट्रक्चर है, वो है सेल, जो लाइफ को अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, तो जो दूसरा चीज है वो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वैसा बॉडी जो सेल से बना है। ठीक है, वैसे बॉडी को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। और जो बॉडी सेल से बना होगा डेफिनेटली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, बशर्ते उसके शरीर में जो सेल हो वो जीवित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लकड़ी का बेंच है तो जो वुड है पहले प्लांट का पार्ट हुआ करता होगा, लेकिन अब क्या है? वो डेड है, क्योंकि वो अलग हो चुका है प्लांट से। लेकिन उसके अंदर कोशिका है, बट कैसी कोशिका है? डेड, सूखी हुई कोशिका है, मरी हुई कोशिका है। तो उनके अंदर भी सेल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम लोग उसको लिविंग नहीं बोलेंगे। लिविंग कब बोलेंगे? जब उसके अंदर सेल हो और वो सेल जीवित हो। उस लकड़ी के बेंच में सेल जीवित नहीं है। ठीक है, तो सेलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? द बॉडी, वैसा शरीर, विच इज फॉर्म्ड बाय सेल्स, वैसा शरीर जो सेल्स के द्वारा बना हुआ है। और हम सब ये जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वह सारे के सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ हो गया और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये 2 करेक्टर हो गया आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा कि जो लाइफ प्रोसेस हमारा जो चैप्टर है उसका कहने का मतलब क्या है। वो सारी की सारी प्रोसेस जो जीवन को इस धरती पर बनाए रखने के लिए किसी भी जीव जंतु के अंदर, कोई भी जीव जंतु जितना प्रक्रिया करता है, ठीक है, वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे कैसे? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड द थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मेटाबॉलिज्म। अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म
क्या होता है, अगर कोई भी जीव जंतु अगर वो जीवित है तो उसके शरीर में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, उसके शरीर के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन occurring occurring in our body is called मेटाबॉलिज्म एक शब्द है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक शब्द है जो शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शन के लिए आता है। मान लो अब हमेशा से जानते होंगे कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है दोनों मिलकर क्या बनाता है, स्टो बनाता है। क्या बनाता है, स्टो बनाता है। बट यही चीज अगर हमारे शरीर में हो तो हम क्या बोलेंगे अगर यही चीज हमारे शरीर में हो तो आप क्या बोलेंगे कि सर हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। चूंकि ये बोलने में उतना अच्छा नहीं लगेगा और चूंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है किसी जीव जंतु के अंदर हो रही है तो इसको स्पेशल बायोलॉजी के कैटेगरी में इसको केमिकल रिएक्शन ना बोलकर मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब खुद सोच के देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन होगा कहाँ, किसी जीव जंतु के अंदर होगा। अगर मान लो कोई लिविंग है तभी ना होगा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन, मतलब मेटाबॉलिज्म। अगर कोई जीवित है ही नहीं है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा, सिंपल सी थिंग है। तो मतलब कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, ये तीन करेक्टर है। ठीक है, ये तीन करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक चौथा करेक्टर भी होता है रिप्रोडक्शन, तो हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। अभी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म के तीन करेक्टर। सबसे पहला करेक्टर जो होता है ग्रोथ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा ग्रोथ होता है, इंट्रिंसिक, अंदरूनी ग्रोथ। एंड द सेकंड करेक्टर इज, सेकंड क्या होता है, तो आपका सेकंड होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी की शारीरिक संरचना सेल से होती है, कोशिकाओं से मिलकर होती है। सारे के सारे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी सेल से मिलकर बनते हैं, क्योंकि सेल के पास ही वो पावर है कि वो लाइफ को अपने अंदर सुरक्षित रह सके। एंड द थर्ड थिंग इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब किसी भी जीव जंतु के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जीव जंतु जीवित है तो खाना खाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें बनेंगी, कुछ ना कुछ चीजें टूटेंगी। ठीक है, तरह तरह की रिएक्शन होती है बॉडी। तो अगर वो जीवित होगा तभी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। इसका मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के तीन कैरेक्टर होते हैं, ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। एंड द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन ध्यान से देखेंगे हम लोग। जो आपका चौथा कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ इट्स ओन काइंड। ये क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें खुद के ही जैसे शिशु को उत्पन्न किया जाता है, खुद के ही जैसे शिशु को उत्पन्न किया जाता है। ये क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत कोई इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस क्यों की जाती है, टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, टू प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ इट्स ऑन काइंड, ऑफ इट्स ऑन काइंड, अपने ही जैसे शिशु को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ना रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर डेफिनेट करेक्टर नहीं है। अब आप सर ये क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करता है। हाँ ये करता है, लेकिन हम इसको पूर्णतः ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। देखो करेक्टर दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट करेक्टर, ये करेक्टर पाया ही जाएगा विदाउट एक्सेप्शन। रिप्रोडक्शन के कुछ एक्सेप्शन है, मैं इससे हम बोलता हूँ कि हाँ रिप्रोडक्शन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जो ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन्स, एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, बुफेलो, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बट कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं, कुछ ऐसे भी धरती पर रहने वाले जीव हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी ना कभी आपने ये सुना होगा किन्हीं पर्सन्स का शादी हो गया, ठीक है, वो उनके शादी को 10 साल हो गए फिर भी वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने लायक नहीं है? नहीं सर, कहलाने लायक है, क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रोथ होता है।
इसका मतलब रिप्रोडक्शन ये डिफाइन नहीं करता है कि कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को हम हमेशा ट्रू नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ ऐसे जीव जंतु जैसे कि स्टेराइल कपल, ऐसे कपल जिनके कोई बच्चे ना हो, इसका मतलब रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या वो जीवित नहीं है, हैं? एक होता है म्यूल। म्यूल क्या होता है? म्यूल एक ऑर्गेनिज्म है जो कैसे ऑप्टेन किया जाता है, हॉर्स और डंकी को आर्टिफिशियली क्रॉस कराकर। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला आर्टिफिशियली, नेचुरली इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कभी नहीं होता, लेकिन जब होगा तो आर्टिफिशियली होगा, ह्यूमन सर्वाइलेंस में होगा, लेबोरेटरी में होगा। तो हम लोग ने इनका क्रॉस कराकर म्यूल ऑप्टेन किया। जी हाँ, साइंटिफिक रिसर्च ने, साइंटिस्टों ने क्या किया, हॉर्स और डंकी का क्रॉस करा के म्यूल ऑप्टेन किया। म्यूल क्या होता है? ये भी डंकी हॉर्स के जैसा ही दिखता है, ठीक है। हमारा कोशिश ये था कि हॉर्स जैसी फुर्ती हो और डंकी जैसा लोडिंग कैपेसिटी हो, ये तो बन तो गया। बट ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्टेराइल होते हैं, इनका कोई सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, ये बचपन से ही क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, नपुंसक होते हैं, ठीक है। तीसरा, कुछ जैसे इंसेक्ट में हो गया वर्कर बी। वर्कर बी क्या होता है? मधुमक्खी, हनी बी की फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं। जो पहला मेंबर होता है, हनी बी के फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। जो पहला मेंबर होता है वो क्वीन होता है। क्वीन क्या होते हैं? फीमेल्स होते हैं, ठीक है सर। दूसरा होते हैं वर्कर। वर्कर क्या होते हैं? फीमेल होते हैं, ठीक है सर, फीमेल होते हैं। तीसरा ड्रोन। ड्रोन क्या होते हैं? मेल है सर, ठीक है सर, मेल हम समझ गए। इसका मतलब क्वीन रानी होगी, हेड होगी, वर्कर फीमेल होगी, काम करती होगी, एंड ड्रोन मेल होगा फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। बट आप ये जानकर हैरान जाएंगे कि जो क्वीन होती है, ये फीमेल होती है, ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है, मतलब कि इसी के पास कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन करने की, सिर्फ यही रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो सर ये सब भी तो फीमेल है? नहीं, ये फीमेल होने के बावजूद भी इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। याद रखिएगा, स्टेराइल वो शब्द होता है जो हम किसी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं जब वो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल नहीं होता है, ठीक है। और ये जो ड्रोन होता है ये मेल होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जैसे स्टेराइल कपल, म्यूल एंड वर्कर भी, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, लेकिन ये है तो जीवित, तो हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन कैरेक्टर है, लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर नोट करके लिख दे, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफिनिट कैरेक्टर, डिफिनिट कैरेक्टर ऑफ लिविंग। आप रिप्रोडक्शन देखकर किसी ऑर्गेनिज्म को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन देख के आप किसी ऑर्गेनिज्म को ये जस्टिफाई नहीं करते कि वो लिविंग है या डेड है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब हम बात करेंगे, हमारे चैप्टर को आगे लेके चलेंगे कि ये सब तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होती हैं। अब हम अपने चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और पढ़ेंगे वो सारे प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो होता है वो होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख लें स्क्रीनशॉट लेके। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। अब सर ये न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, न्यूट्रिशन का हिंदी होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन का हिंदी क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन की डिफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रिशन का डिफिनेशन होता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट फॉर इट्स डेली लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव जंतु, दुनिया में कोई भी जीव जंतु अपना खाना उत्पन्न करता है या प्राप्त करता है, ठीक है। हम क्या बोले, उत्पन्न करता है या प्राप्त होता है, क्योंकि इस दुनिया में कई तरह के जीव हैं। कुछ जीव होते हैं जो अपना खाना प्राप्त करते हैं, कुछ जीव होते हैं जो अपना खाना उत्पन्न करते हैं खुद से, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस by which an organism obtain its food, obtain its food
वो प्रक्रिया जिसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है और उसका यूज करता है, एंड यूटिलाइजेज इट, एंड यूटिलाइजेज इट for carrying out its daily life process. तो हम क्या बोले, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट फॉर कैरिंग आउट इट्स डेली लाइफ प्रोसेस। वो प्रक्रिया जिससे कोई भी जीव जंतु अपना खाना प्राप्त करता है और उसका सदुपयोग करता है। ठीक है, उसे क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, सदुपयोग करते हैं, क्या करने में, अपना डेली लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने में। इसका मतलब न्यूट्रिशन ही हमारे लाइफ प्रोसेस का पहला सीढ़ी है जो मदद करता है लाइफ प्रोसेस को चालू होने में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारी लाइफ प्रोसेस चालू कराता है। अगर आप न्यूट्रिशन करेंगे तभी जाके डाइजेशन होगा, तभी जाके रिस्पायरेशन होगा, तभी जाके फर्दर प्रोसेस होगी। इसका मतलब क्या है कि लाइफ प्रोसेस का जो बेस है वो क्या है, न्यूट्रिशन है, पोषण। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हुआ। अब न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम लोग क्या ऑप्टेन करते हैं, फूड ऑप्टेन करते हैं। तो फूड क्या होता है सर, हाँ वही, जब दाल रोटी खाते हैं। तो ये तो सर हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, तो आप फिर पढ़ते हैं इसको क्लास 10 के लेवल का, व्हाट इज फूड। तो फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड। सर फूड को हम क्या बोलेंगे सर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो आइए बताते हैं आप लोग को। फूड क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सॉरी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स substance, it is a complex substance that contains nutrients in it। ये क्या है, फूड क्या होता है, एक ऐसा चीज होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होती हैं। सर क्या न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग चीज है, जी हाँ बिल्कुल, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है एंड न्यूट्रिएंट्स कोई सब्सटेंस होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस का नाम है एंड न्यूट्रिएंट्स किसी सब्सटेंस का नाम है। तो फूड क्या होता है, फूड सर वैसी चीज होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये सर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं सर, आप हमको भूल जाओ मत, तो अब मैं बताता हूँ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं, आप न्यूट्रिएंट्स को केमिकल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं सर, तो न्यूट्रिएंट्स का हिंदी होता है पोषक तत्व, पोषक तत्व। आप सभी जानते होंगे कि हमारा बॉडी, सारा बॉडी, सब ये पूरा यूनिवर्स पार्टिकल से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। ठीक है, और सारा जगह अगर किसी चीज को बिल्ड करना है, ठीक है, किसी चीज को बनाना है, तो वहां पे एटम्स की भी जरूरत होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग को ये कंफ्यूजन होगा कि सर हमारा बॉडी सेल से बना है और आप एटम्स की बात कर रहे हैं। आप लोगों को मैं आज एक चीज बताता हूँ, हमारा जो सेल होता है वो खुद एटम से मिलकर बनता है। और अगर हमारे बॉडी को ग्रोथ करना है तो सेल बनाना पड़ेगा, और अगर सेल बनाना है तो आपको एटम्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपके सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, तो आपको अगर नया सेल बनाना है तो आपको नया सेल मेम्ब्रेन बनाना होगा। और सेल मेम्ब्रेन क्या चीज से बनता है, फॉस्फोलिपिड से बनता है। फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट, मतलब कि आपको फॉस्फेट एटम चाहिए, फास्फोरस चाहिए। एंड लिपिड मीन्स कार्बन का चेन, मतलब कि आपको बहुत सारे कार्बन एटम चाहिए एक सेल मेम्ब्रेन बनाने में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वही पोषक तत्व होते हैं, वही एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं बॉडी को बिल्ड करने में। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन फूड्स, न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलते हैं, आर फाउंड इन फूड, न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर पाए जाते हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, शारीरिक विकास के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। खाने में ऐसी क्या चीज होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला जो टाइप होता है न्यूट्रिएंट्स का वो होता है कार्बोहाइड्रेट। वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूट्रिएंट क्या बोले, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, पोषक तत्व जो आपके बॉडी को बिल्ड करते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, दो तरह के एटम से मिलकर बनता है। एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन।
इसका मतलब वैसे केमिकल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो उनको कार्बोहाइड्रेट के रूप में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, क्या हो गया, ग्लूकोज। फ्रुक्टोज हो गया, क्या हो गया, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C6H12O6, ठीक है। सुक्रोज हो गया C12H22O11 एंड सो ऑन, बहुत तरह की चीजें होती है। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड। कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। और आप जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो उतना हम डीप नहीं जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड। अभी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये जनरली टेस्ट में स्वीट्स होते हैं, ठीक है। इनका टेस्ट कैसा होता है, कैसे ये स्वाद में होते हैं, ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, क्या होते हैं, मीठे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। अब आप सभी को जानते होंगे कि हम जो खाना खाते हैं जिनके अंदर पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम पचाते हैं। तो इसका मतलब हम पोषक तत्वों को पचाते हैं, खाने को पचाने का मतलब पोषक तत्वों को पचाना, इनका मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाना। तो आप ये जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट को पचा के हम क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और इसको इस चीज में कन्वर्ट करने के लिए तरह तरह के एंजाइम, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के एंजाइम यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स, ह्यूमन के अंदर कौन से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, एमाइलेज इस्तेमाल होते हैं। कौन से एंजाइम, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। क्या करते हैं, डाइजेस्ट। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होगा, हम लोग डाइजेशन अलग टॉपिक पढ़ेंगे, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, हम ये चीज वापस से दोबारा पढ़ेंगे। तो फूड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब सर हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कैसे, तो कार्बोहाइड्रेट आपको चपाती में मिलेगा, ठीक है, ब्रेड्स में मिलेंगे, etc, ये सब चीजों में मिलता है। अब आप ये बताइए सर कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी गिविंग फूड होता है, खाने का वो हिस्सा जो आपको ताकत देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड, याद रखिएगा। आप ये लिख लीजिए।